अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, रोज़ाना जब मैं आपसे ये पूछती हूँ ना कि ठीक ठाक होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा दिन कैसे गुजारा, हंसी खुशी गुजारा, नेगेटिव चीज़ों से दूर गुजारा, परेशानियों से दूर गुजारा या नहीं। लेकिन इसका जवाब आप लोग कभी भी इंस्टाग्राम पर नहीं देते, फेसबुक पर नहीं देते, तो ज़रूर बताया करें कि जो आपका दिन है वो कैसा गुजरता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपना दिन जो है वो अच्छा गुजारे और इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में जो भी मामलात हैं उनको बड़ा पॉजिटिवली लेकर चले। अच्छा, हम अपने इंट्रो के शुरू में हमेशा ऐसी बातें करते हैं या ऐसी रेमेडीज़ आप तक पहुंचाते हैं या ऐसी तमाम तर चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, इस बात का सीधा सीधा ताल्लुक़ उन लोगों से है जिनके ऊपर अचानक से या फिर बहुत सारी वजूहात की वजह से कोई परेशानी आ जाती है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस सूरत हाल में आप ही घर के वो वाहिद फ़र्द हैं जो कि उस परेशानी से निकल सकते हैं या दूसरों को परेशानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब टफ़ टाइम्स होते हैं, जब परेशानियां होती हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत रहने की ज़रूरत आपको है। तो मुश्किल वक्त में आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और मुश्किल वक्त में आप किस तरीके से अपनी और अपने घर वालों की और दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब भी किसी पर कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी किसी पर कोई परेशानी आती है, तो वो लोग जो हैं दूसरों को संभालने के बजाय खुद टूट जाते हैं या फिर वो लोग जो है वो एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले तो आपका जो बेहतरीन कनेक्शन है वो आपके अल्लाह से होना चाहिए। आपको अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। और यकीन रखें, अगर बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ हैं और सिर्फ अल्लाह आपके साथ है तो बस ये बस हो जाती है। इसके अलावा आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। तो मुश्किल वक्त में स्ट्रॉन्ग रहने का पहला ज़रिया अल्लाह से ताल्लुक़ है। उसके बाद दीगर अगर पहलुओं पर बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आप पर मुश्किल पड़ती है, परेशानी होती है या किसी की वजह से आप क्राइसिस में आते हैं या किसी की वजह से आपका नाम ख़राब हो रहा होता है या ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स होता है या ख़ानदान के बाहर कोई ऐसा शख्स होता है या कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपके करैक्टर को, आपके फ्यूचर को, आपकी कामयाबियों को डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी की सूरत हाल में होते हैं। उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उस गुस्से से बचने के लिए वो जो इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को बचने के लिए उन इमोशंस को आपने सही से यूज़ करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आपको किसी से नफ़रत हो रही होती है, जब आप एंजाइटी वाले फेस में होते हैं और जब आप बेबस होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप किसी का क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त ये इमोशंस कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इमोशंस, ये गुस्सा, ये जज्बात आपको कंट्रोल कर लें तो फिर आप दूसरों के साथ बेइंतहा गलत करते हैं और इम्पैक्ट ये होता है कि आप अपने साथ भी गलत करते हैं। आपने अपने इन इमोशंस को, अपने इन जज्बात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और उसका बेहतरीन ज़रिया है कि आपने सब्र करना है। जिस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है, जिस टाइम आपको एंजाइटी है, परेशानी है, आपके पास कम टाइम है कि आपने जो है वो उस कम टाइम के अंदर वो टारगेट अचीव करना है, तो उस वक्त आपने सब्र से काम लेना है। और इसके अलावा उस एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपने अल्लाह से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना है। रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ में आपने अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है। एक्सरसाइज को शामिल करना है जो कि जिस्म की सारी एसिडिटी और नेगेटिव चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देती है। फिर आपने अच्छा सोना है जिसकी वजह से आपका दिमाग फ्रेश होता है। फिर आपने अपनी बैलेंस डाइट रखनी है और फिर आपने सोशली कनेक्टेड रहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परेशानी में आइसोलेशन में नहीं रहना, परेशानी में किसी कमरे में जाके नहीं रोना। जब भी कोई परेशानी है, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं भी कर सकते हैं किसी से, तो कम से कम सोशली लोगों से कनेक्टेड रहिए। उससे आपका जो दिमाग है वो खुलता है। आप किसी एक शख्स, एक परेशानी में रहकर अपने जो दिमाग की सारी सलाहियत है उसको मफलूज कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जब जब मुश्किल पड़े वहीं से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और अपना ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत होगी तो आप इन तमाम तर मामलात से लड़ सकेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है? इसके अलावा आपने मेडिटेशन करनी है और फिर आपने योगा की तरफ भी चले जाना है, अच्छी चीज़ों को सुनना है। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा सोचकर आपका क्या फ़ायदा हो रहा है। देन आपने जो है अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो वो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। और इसके लिए जो है वो आपने कोई थेरेपिस्ट अगर आप कंसिडर करना चाहें तो आप थेरेपिस्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो है जी रेमेडी उन लोगों के लिए जो कि मुश्किल वक्त में जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करें और गुस्सा, नफ़रत, बदला, हसद, जलन उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो उसके रिएक्शन में इतना कुछ बुरा कर देते हैं जो सारी ज़िंदगी उनके लिए शर्मिंदा
शर्मिंदगी का बायस बनता है। लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि ये शख्स इस तरह से कैसे कर सकता था, क्योंकि उसका गुस्सा, उसका रिवेंज, उसका जेलसी, उसका हसद उसके ऊपर हावी हो गया। तो जब भी यू हैव गॉट टफ टाइम्स, जब भी आपको लगे कि ये मुश्किल वक्त है, ये वो वक्त है जिसमें मैं बेबस भी हूँ और मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं चीख सकता हूँ, चिंगाड़ सकता हूँ, या अगर मैं ताकत वाला हूँ या अगर मेरे पास ताकत है तो मैं किसी का बेड़ा गर्क कर सकता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना। आपने मुश्किल से मुश्किल टाइम पर अपने आप को कूल डाउन करना है, अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाना है और उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और उस मुश्किल से निकलने का आपने एक वे आउट ढूंढना है। कभी भी गुस्से में, कभी भी किसी चीज़ का नुकसान करने से पहले आप ये सोचें कि आप अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि इन दी एंड इज़ एंजाइटी, डिप्रेशन, हसद, जलन का जो रिज़ल्ट है वो शर्मिंदगी ही है। तो आई होप सो कि जितने भी लोग डिप्रेस हैं उनके लिए रेमेडी ज़रूर काम आएगी कि आपने इस तरीके से अपने आप को मुश्किलात से निकालना है। अच्छा जी, सियासी सरगर्मियाँ बहुत सारी हैं, कराची में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो सीएम पंजाब हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हूँ और हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया है। और इस दफ़ा जब उन्होंने ये विज़िट किया तो वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इकदाम हो रहे थे। तो चलिए ये देखिए कि जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ का विज़िट किया। हालत में जिन्ना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है, वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टॉल्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे थे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। तो टाइमली एक्शन जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि अनाउंसमेंट्स हो रही हैं एवरीवेयर। चलिए जी, आपने देखा कि किस तरीके से एक्टिव हैं सीएम पंजाब, एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से हुक्मरान जो हैं वो एक्टिव हों और लोगों का ख्याल रखें। अब कुछ बताते हैं आपको कि धूप से झुलसी हुई रंगत, यानी जो टैन स्किन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए एक घरेलू टोटका, एक मौसर टोटका जो है वो क्या हो सकता है। हम सबको सनबर्न होता है और हम सब बड़े परेशान होते हैं कि धूप में गए थे तो जब धूप से बाहर आए तो स्किन फिर टैन होना शुरू हो गई। तो अब क्या करना है आपने ये करना है कि दही और लीमू का मास्क आपने बनाना है। और आपने इसको किस तरीके से बनाना है, आपने इसके लिए करना ये है कि 1 खाने का चम्मच ताज़ा दही और आधा चाय का चम्मच लीमू का रस आपने लेना है। ये दोनों आपने चीज़ें कर ली। उसके बाद आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर चेहरे या फिर जो भी आपकी मुतासरा हिस्सा है, जहाँ पर भी आपको सनबर्न हुआ है, वहाँ पर आपने इसको लगाना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो आपने इसको लगा छोड़ देना है। फिर आपने इसको ठंडे पानी से जो है वो धो लेना है और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये मास्क जो है ये आपकी रंगत को साफ़ करने, जिल्द को ठंडक पहुंचाने और झुलसाव को कम करने में मदद देगा। तो ये जो रेमेडी है ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है और जो मास्क है ये बड़ा ज़बरदस्त मास्क है, जो अगर आप अप्लाई करेंगे स्पेशली गर्मियों में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि गर्मियाँ जो होती हैं ना वो जब तक रहती हैं तब तक ये सनबर्न का सिलसिला, स्किन एलर्जी का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे और आपके साथ में सिटी अपडेट्स जो है वो शेयर कर लेते हैं। सिटी अपडेट्स क्या हैं जी? सिटी अपडेट्स ये हैं कि सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आपने खाना पकाना होगा और अगर दालें वगैरह लेने जानी है तो ज़रा दालों की रेट्स भी सुनते हुए जाएँ। तो दालों की जो रेट्स हैं उनमें क्या रेट्स हैं और हमारा आपको बताने का जो एक्चुअल मकसद होता है वो ये होता है कि आपको पता चले कि प्राइस क्या है कमिश्नर कराची वाले रेट्स और आप किन दामों पर ये दालें ख़रीद के लेके आते हैं। सो हेयर इज़ अ डिफरेंस। माश की दाल है, होलसेल प्राइस है उसके 405। उसके अलावा मूंग की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 310, रिटेल प्राइस है 325। मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 250। फिर दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 340। फिर उसके बाद जो काबली चना है उसके होलसेल प्राइस है जी 325, ये इनके रिटेल प्राइस हैं। और इसके अलावा जो है अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं तो फ़्लाइट शेड्यूल हो या फिर रेलवे के हवाले से हो तो हम आपको ज़रूर इस हवाले से अपडेट करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारी स्क्रीन पर जो है इनकी अपडेट्स पॉपअप हो जाएंगी। इसके अलावा जो मौसम का हाल है, मौसम जी गर्म है
और गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो मौसम की करंट अपडेट है वो भी हमारी स्क्रीन पर जो है वो शो होगी। इसके अलावा जो मटन के रेट्स हैं, बीफ है, चिकन है, ये अपडेट्स भी जो है वो हम आपको बताते जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि करेंसी की क्या चाल है, माल का क्या हाल है। ये तमाम तर चीज़ें, इसकी अपडेट्स आपको हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो रही होंगी, जहाँ से आप ये सारी अपडेट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम कुछ बात करेंगे कि आज शो में क्या कुछ है। तो आज के शो में हम जो बात करने जा रहे हैं, आज के शो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जो मुझसे रिलेटेड हैं, हम सब से रिलेटेड हैं और ख़वातीन से रिलेटेड हैं। हमने बिजली के बिलों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि जी बिजली के बिल आते हैं, जब हम भरने जाते हैं तो कितनी मुश्किल होती है, कुछ लोग उसकी किस्तें कराते हैं, कुछ लोग बिजली का बिल भर नहीं पाते हैं। तो हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी और हुकूमत इसी तरह की बातें करेगी। समहाउ बिजली सस्ती भी हुई है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आपका बिजली का बिल जो है वो आधा हो जाए, ये आज आपको बताएंगे भी। और ये बातें भी आपके करेंगे कि बिजली का बिल आधा कैसे करें, बिजली का बिल कम कैसे करें, इसका जो स्मार्ट वे है वो क्या है। इसके अलावा आज हमारे शो में बात होगी फ्रेश जूसेस के हवाले से। कौन सा जूस गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा जूस शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, कौन सा जूस आपकी स्किन के लिए अच्छा है, कौन सा फ्रेश जूस पीने से आपको एनर्जी आएगी घर में, दफ्तर में, दफ्तर से आने के बाद, रास्ते में, काम पर, पिकनिक पे, शॉपिंग में, शादियों में, आप कौन से फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानेंगे। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है, चाहे मुल्क से बाहर ट्रंप कोई फ़ैसला करें या फिर उनकी तरफ से टैरिफ की कोई आवाज़ें गूंजे, उसका इंटरनेशनली इफ़ेक्ट भी होता है और हमारे मुल्क पर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, ओवरऑल बिजली के हवाले से क्या सूरत हाल है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाती हूँ। ये हैं वाइस प्रेसिडेंट सीनियर FPCCI साकिब फयाज साहब। इनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक आवाज़ बड़ी गूंजी और थोड़े दिनों पहले गूंजी जिसका इंटरनेशनल इफेक्ट भी पड़ा और टैरिफ की आवाज़ें गूंजी जिस पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने रिएक्शन दिया, किसी ने नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में यही टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी कि अमेरिका ने 100 ममालिक पर एक्सपोर्ट करने पर टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखें, अभी जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो टैरिफ था वो उसको रिवर्स कर दिया गया। सही। कि जो था वो 90 डेज़ के लिए, कि जिन ममालिक ने उसके ऊपर कोई उसके अगेंस्ट में टैरिफ इम्पोज नहीं किया तो उनके लिए 90 डेज़ के लिए पॉज कर दिया गया। सही। अब देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे हिसाब से तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सही। उसने ये क्यों किया? उसने जो प्रेसिडेंट ऑफ US ने वो ये चाहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़े थ्रू कि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो अपने टैरिफ जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कम कर दें। इसके लिए उन्होंने ये इम्पोज करने की कोशिश की कि ये वाली चीज़ें, अगर ये वाला जो टैरिफ है वो हर कंट्री पर अलग अलग, हम पर 29% उन्होंने एडिशनल आयद कर दिया और कंट्रीज़ के ऊपर इससे वो पर आयद कर दिया। एक्चुअली वो ये चाहते थे कि इसको नेगोशिएट करें सारे लोग आकर, जब मैं इसको यूं कर दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे पास आएगी और वो मुझे नेगोशिएट करेगी और फिर उसके बाद मैं जो भी अमेरिका के फ़ायदे में होगा, जो भी US के फ़ायदे में होगा, उस हिसाब से फिर वो उसको नेगोशिएट करेगा हर कंट्री के साथ। सही। तो मेरे हिसाब से एक डील ओपन हो चुकी है। जो पहले डील क्लोज थी, जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो भी टैरिफ था, उसमें अगर एक प्रोडक्ट को भी आप ऐसे करवाने जाएं तो बहुत अरसा लग जाता है, लेकिन अब पूरा का पूरा पैकेज एक हम उनके साथ पैकेज डील कर सकते हैं। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया, तो मेरे ख्याल में मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि हम लोग उनके साथ बैठें और उनके साथ नेगोशिएट करें और फिर उसके बाद जो है जो भी पाकिस्तान के हक में जितना भी बेहतर हो सकता है वो हम उनसे हासिल करें। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इसको बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं, किस तरीके से बैठना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं फॉर अस? देखिए,
अभी तक जो मैंने अभी तक सर्वे कराया और जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो यूएस के साथ टॉप 10 जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उन तमाम आइटम्स में ऑलरेडी जो कस्टम ड्यूटी है, टैरिफ इज़ अ कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है वो या 3% है या 0% है। सबसे पहले हम उधर से जो हाईएस्ट इंपोर्ट करते हैं वो है कॉटन। ठीक है, कॉटन पे पहले ही टैरिफ 0 है। सही, फिर हम करते हैं यूज क्लॉथ्स, ठीक, उन यूज क्लॉथ्स के ऊपर पहले ही 3% है। फिर उसके बाद हम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं उधर से, वो भी 0 है। ठीक। फिर हम कुछ और सोयाबीन ऑयल हम उधर से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी 3% है सिर्फ। सही, तो अब तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं कि जी हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऑलवेज यही होता है कि आप हमारी जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कितना फ़ायदा देंगे और आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं हम उसको वो कितना फ़ायदा देंगे। तो हम लोग उनके साथ बैठ सकते हैं कि ये जो टॉप 10 है ये 0 है या 3 है। हाँ। अगर 3 को वो 0 भी करवाते हैं हमसे, सही। तो हम उनको 0 करने में, क्योंकि 3 से 0 करने में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सही, और अपनी जो प्रोडक्ट्स हों उनको भी हम 0 करवाएं, क्योंकि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो इसी बेस के ऊपर होता है कि जब अगर जो हम एडवांटेज आपको दे रहे हैं तो वो एडवांटेज आप हमें दें। सही। एक्चुअली तो अभी अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेदर गारमेंट है, हाँ, उसके ऊपर अभी 6% है ड्यूटी है। सही, तो हमारी अगर हम उनको अब बोलें कि हम आपको 3 दे रहे हैं हम लोग और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 है या 0 है, तो उन 6 को भी 0 करें। तो सही। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पहले से भी कम टैरिफ हम उससे करवा लें, क्योंकि फिर जब वो एक मेज पे बैठेंगे, वो एक टेबल पर हम लोग उनके साथ नेगोशिएट होगा, जी, तो वो फिर हम उनसे ये बात मनवा सकते हैं। सही। अच्छा, जिस तरीके से सर कह रहे हैं ना कि अगर हम बैठेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, नेगोशिएट होगा, उनसे हम ये बात मनवा सकते हैं। अब अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, एक और टॉपिक है कि हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी है और इसके जो फ़वाइद हैं, इससे पहले भी जब अशरफ भाई हमारे साथ बैठते हैं तो इसके फ़वाइद के बारे में बात होती है और यही बात होती है कि अनथक मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद जो है ये बिजली सस्ती हुई। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा और मुकामी इंडस्ट्री को इसका स्पेशली क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मकामी इंडस्ट्री को ही इसका फ़ायदा होगा, जो आम जो कंज्यूमर है वो उसको तो उसका फ़ायदा होगा ही। हाँ। अब तकरीबन 1 साल से हमारी ये डिमांड थी और हमने गवर्नमेंट के साथ हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे और बार बार हमारा यही ज़ोर था, हाँ, कि जो पाकिस्तान है, जो हमारा एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ये एक वाहिद मुल्क है जो सही। अल्टरनेट एनर्जी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। सही, क्योंकि जब हम अल्टरनेट एनर्जी या सोलर से, क्योंकि अब पूरी दुनिया वो उसका इस्तेमाल कर रही है कि जब हम लोग किसी भी सोलराइजेशन या विंड से हम लोग बिजली हासिल करते हैं, तो जो ग्रिड से हम फिर बिजली नहीं लेते थे, तो वो जो IPPs के साथ जो हमारे एग्रीमेंट थे उसमें ये था कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में, जो नॉन कंजम्पशन चार्जेस की मद में हमें उनको पे करना पड़ता था। सही, तो हमारा ये उनसे मुतालबा था कि IPPs के साथ एग्रीमेंट रिव्यू किए जाएं, सही, जो IPPs बंद हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनको जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो ना हो, और टेक एंड पे की बुनियाद के ऊपर उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए, जितनी बिजली लें उतनी पेमेंट करें। जो एक असूल है कि कोई चीज़ हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग नहीं ले रहे हैं और फिर भी उसकी पेमेंट की जा रही है, जी। और फिर उसके साथ साथ कि उनकी जो टोटल जो जनरेशन उनकी जो पावर थी वो थी 45,000 मेगावाट, जबकि हमारी जो अपनी डिमांड है वो थी 15 से 18,000 मेगावाट। तो वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन 45,000 मेगावाट की पेमेंट कर रहे थे। अभी भी पूरी तरह ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी तमाम IPPs, अभी तो ये 10-15 भी IPPs हैं जिनके साथ हमारे गवर्नमेंट ने वो उनके साथ रिव्यू किया है, या जो नहीं चल रहे थे तो उनको बंद किया है। तो अभी भी जो IPPs हैं, जो ये 30 के करीब, 25 से 30 के करीब IPPs हैं, उनके साथ भी अगर एग्रीमेंट वो भी रिव्यू हो जाते हैं और उनके साथ भी डील हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अभी जो उन्होंने 7 रुपये 7.69 पैसा जो इंडस्ट्री के लिए कम किया है, अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश है। इससे हमारी जो एक थी डिमांड के पूरे खित्ते में हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ है, जो कि
और ख़ित्तों में जो है वो 8 से 9 सेंट है सही। और हमारे यहाँ 16 से 18 सेंट थी। तो अब ये जाकर जो है वो कुछ उसके करीब आई है। तो मैं ये समझता हूँ अगर मज़ीद और कम होगी तब हम और मज़ीद कम्पिटिटिव हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल या जिनका ज़्यादातर दारोमदार इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होता है, वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में बंद हो गई थी या बंद होने जा रही थी। सही। तो अब उसमें थोड़ा सा वो इनकरेज होंगे, थोड़ा सा हौसला आएगा और मैं समझता हूँ कि फिर से वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज़ होगा और एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और सबसे अच्छी बात कि वो ये दोनों हमारे साथ इंगेज रहे, हमारे साथ ये नेगोशिएट करते रहे कि और एक सोल्यूशन फिर उन्होंने एक सोल्यूशन की तरफ आए और एक बहुत अच्छा हल पेश कर दिया। तो इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल, और आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। और जब ये खबर सामने आई थी तो सभी बहुत खुश थे कि जी ठीक है, फाइनली बिजली के जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, आवाम को सहूलत मिलेगी और जो मुकामी इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश होगी। सर, इससे ये बताएं कि ओवरऑल अब जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, ओवरऑल अभी जिस तरीके से आपने बताया कि फिर ये इनिशिएटिव लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, 2 दिन पहले भी बताया कि जी हम एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, फिर वो ऐलान हुआ, बरामदात पे और दीगर चीज़ों पे इसके क्या फिर इफ़ेक्ट्स होंगे, किस तरीके से फिर चीज़ें हमारी और बेहतर तरीके से मूव ऑन हो सकेंगी? देखिए, एक अच्छी जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलेगी, हाँ। हमें और कंट्रीज़ के मुताबिक जब और कंट्रीज़ के भी जितने हमारे इलेक्ट्रिक टैरिफ है और जितना उनका कम अज़ कम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इक्वल होगी तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इस वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी कॉस्ट कुछ ऊपर हो रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी उसको एक एनर्जी मिलेगी हमारी इंडस्ट्री को, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो मज़ीद बढ़ेगी और मैं इससे काफ़ी अच्छे असरात हमारी लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ भी हैं उनमें ग्रोथ आएगी, उनमें भी जो है वो ग्रोथ आएगी। वेलकम बैक। तो कुछ मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारी करस्पॉन्डेंट रिमशा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा है। रिमशा, मौसम कैसा है, कैसे देख रही हैं? क्योंकि 1-2 दिन से तो बड़ी गर्मी हो रही है, अभी क्या हालात है मौसम के? जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम जो है आज गर्म और मरतूब है और दर्जा हरारत जो है आज 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस की जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज जो है वो 35 तक जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें कि रात के औकात में भी जो है वो दर्जा हरारत मज़ीद जो है वो बढ़ेगा और रात के औकात में अमूमन जो है वो दर्जा हरारत 22 से 23 होता था, लेकिन अब जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जिससे रात के औकात में भी जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। अब अगर हम बात करें हवाओं की तो हवाएं जो है वो जनूब मगरिब सम से चल रही हैं, जिनकी रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है, जो कि अमूमन कम है। और जनूब मगरिब की जानिब से और मगरिब की जानिब से जो हवाएं चलती हैं वो अमूमन जो होती हैं वो गर्म होती हैं और हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो ज़्यादा है, 65% है। लिहाजा जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। लिहाजा माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है कि शहर कायद में जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई हीट वेव का खदशा है। लिहाजा जब बाहर निकलते वक्त जो है वो अपने पास पानी ज़रूर रखें और जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्द जो है वो बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतें। जी ठीक है रिमशा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और मौसम का हाल बताया कि अगर आपने बाहर निकलना है याद रखनी है क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और हीट स्ट्रोक से आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अच्छा जनाब, कंटिन्यू करते हैं जिस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब क्योंकि सबसे जो एक अहम इशू हुआ है वो ये हुआ है कि महंगाई की शरह 30 साल की कमतरीन सतह 1% से भी नीचे आ गई है, तो क्या अब शरह सूद जो 12% है उसमें कमी होगी और अगर होगी तो कितनी होनी चाहिए? देखें, आपने जो पहले कहा कि
इशू आ गया, ये इशू तो नहीं, ये तो बहुत इशू तो खुशाइन बात मतलब है। यानी कि एक और ये तो इशू जो खुश- कि है वो हाँ। डिस्कस करें, यानी कि ये बेहतरी आ गई है, जी, यानी कि ये इस तो- इशू के अंदर बेहतरी आ गई जी। ये खुशाइन बात है। और हाँ। ये गवर्नमेंट की तमाम जो उनकी पॉलिसीज थी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने इसको हाँ। हैंडल किया है, उसको सही। टैकल किया है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि महंगाई की शरह में कमी आ गई है, जो भी एक आम आवाम है हाँ। उसके ऊपर से थोड़ा सा बोझ कम हुआ है। अब आपका ये सवाल कि जब जाहिर बात है महंगाई की शरह में कमी होती है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से आमतौर सही। पे कम हो जाता हाँ। है, क्योंकि जब महंगाई की शरह बढ़ी थी तभी हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% तक भी आ गया था, क्योंकि महंगाई की शरह अब जब कम थी तो फिर अब हमारा भी यही मुतालबा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम होता रहे सही। और वो चला जाएगा। जो मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट की सोच है एक्चुअली तो बिल्कुल यही है, और हमारा मुतालबा भी ये है कि जब तक फाइनेंशियल कॉस्ट कम नहीं होगी, बिजली की कॉस्ट उन्होंने कम कर दी, सही। अब फाइनेंशियल कॉस्ट भी अगर कम हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री की तो हम लोगों की मज़ीद प्रोडक्ट जो हैं वो वायबल हो जाएंगी और कम्पीट कर सकेंगी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में। सही। अब अभी तक 12% है इंटरेस्ट रेट जो है, तो अब इसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए, और हमारा तो यही मुतालबा है कि इसको 5 से 6%, अगर सर, ये 5 से 6% 1% अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करें हाँ। तो फिर ये 5 से 6% ही बनता है ना। अगर 1% से भी कम महंगाई की शरह आ जी। गई है तो फिर ये 5-6% ही बनता है। सही। लेकिन मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सोच रही है, अब मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाँ। बताता हूँ कि एक्चुअल वो क्यों नहीं कम कर रही या उसकी सोच क्या है। एक्चुअली वो मेरे हिसाब से ये नहीं चाहती कि ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि उसको ये खौफ है अगर ग्रोथ बढ़ गई, अगर इंडस्ट्री में मज़ीद बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ आती है और फिर एक्सपेंशन की तरफ जाती हैं तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और मशीनरीज जो हैं वो इंपोर्ट करने चले जाएंगे। सही। तो वो इसलिए ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको वो कंट्रोल कर रही है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रही है। सही। जबकि मेरा ख्याल है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास मजीद, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी उसके साथ, क्योंकि उसको फॉरेन रिजर्व्स की फिक्र है कि अगर इंपोर्ट बढ़ गई तो वो कहाँ से आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जब हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम होगी, इलेक्ट्रिक प्राइसेस ऑलरेडी कम हो चुकी हैं, अब हमें ये तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जब हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा लेंगे तो फिर जो एक गवर्नमेंट को खौफ है तो मेरे ख्याल में उसको इस चीज़ से खौफजदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक कंट्रोल ग्रोथ में उसको आना चाहिए। और ये अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं तो पूरे ऑल ओवर हमारी इकनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। अल्लाह करे, होप सो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर ये इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो पूरी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से अब ये 30 साल में ये जो महंगाई की शरह, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा सर, ये बताएं कि और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी जो है वो आपके पास तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस लोगों के आते हैं, सो वो क्या हैं और उसके लिए आप लोग फिर क्या करते हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बहुत सारी कंप्लेंट्स, ज़ाहिर बात है जो डे टू डे हमारे पास कुछ ऐसी आती हैं, कुछ कस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ जो इनलैंड एवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत तमाम लोग होते हैं। अभी जो वो इस वक्त सबसे जो मेन इशू है जिसको मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, जो अभी एक आने वाला और बहुत सारे लोग अभी से इसमें बहुत सारे कॉन्शियस हो गए हैं, वो है DPL, डेंजरस पेट्रोलियम लिक्विड जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी गई थी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वो रजिस्टर्ड हो और वो जो हैं उसमें एक लाइसेंस अप्लाई किया जाए तो फिर ही वो इंपोर्ट हो सकती हैं और फिर ही वो स्टोरेज हो सकती हैं। तो अब जो है फिर हमारी उनके साथ नेगोशिएट हुई थी गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने 6 महीने का हमें टाइम दिया था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इन तमाम प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशंस करवा लें और उसको जो है वो लाइसेंस हासिल कर लें। अब वो 6 महीने ख़त्म होने में जो है वो तकरीबन 2 महीने से भी कम वक्त वो रह गया है, उसमें 1.5 महीना रह गया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने
उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया सही तरीके से, जैसे कि पहले भी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की तरफ से उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल थे राइट, उन पर भी बैन लगा दिया था कि ये भी लाइसेंसेबल प्रोडक्ट हैं। एक्चुअली वो उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं आते थे और उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को उन्होंने एक लेटर के जरिए कस्टम हाउस में वो दे दिया था। तो मैं समझता हूँ फिर से वही होने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस नहीं किया, ऑन टाइम एड्रेस नहीं किया और ऑन टाइम उन्होंने उन आइटम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। 2006 से एक लिस्ट बनी हुई है इन आइटम्स की और वही लिस्ट चलती भी आ रही थी, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने या एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से उन्होंने बहुत सारे और आइटम भी उधर कस्टम हाउस में भेजे कि ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में फॉल करते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे जो है इनको आइडेंटिफाई करें और बैठ के हमारे साथ नेगोशिएट करें और ये कम से कम हमें पता हो कि कौन सा आइटम के लिए लाइसेंस हमने हासिल करना है और किसकी नहीं है ज़रूरत। सही। चलें जी, अशरफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, सारी सूरत हाल आपने सुनी, सर जिस तरीके से बता रहे थे, रिजर्वेशंस भी सर ने अपने बताया कि भाई डीपीएल के मामले पे क्या क्या रिजर्वेशंस आ रहे हैं। इसके बिजली की कीमतों के हवाले से भी बात हुई, टैरिफ के हवाले से बात हुई। क्या आप कंक्लूजन देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट जी। अगर देखा जाए फेडरेशन एपेक्स बॉडी है मुल्क की, और अगर आप की पॉइंट्स देखें तो उन्होंने यही कहा कि जो सिचुएशन है उसमें ये है कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं ना। अब ये 1 साल लगा आपको ये तमाम चीज़ें करने में। अब यकीन करें कि हमने भी इनको इतना तंग किया 1 साल तक कि एक चीज़ जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, फिर आपके टैरिफ हो गए ये सारे। अब ये जब ऊपर तक सुनवाई हुई तो उनको समझ में आया कि मुश्किल में है पाकिस्तान, इसको निकालना है। तो एक बिजली की कीमत कम हुई है। अब ये जो इम्पैक्ट आएगा आपको आगे नजर आएगा। अब ये बताएं, आप यकीन करें इनकी जो इंडस्ट्री है, इनका जो पिछले बिल आता था वो हम समझते हैं कि वो कुछ 1-2 लाख 50 लाख रुपए का बिल आता था और 1 करोड़ रुपए वो हो गया। अब आप सोचिए कि मैं बैठा हूँ, मेरी कॉस्ट है जो 50 लाख आ रही है, फिर गैस की कॉस्ट, ये सब मैं दे के प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मेरी वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ चली गई? 50 लाख का जो बिल था 1 करोड़ आया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है, अब आपने शरह सूद महंगाई का वो कंट्रोल करने के लिए आपने 22% ले गए, तो 3% बैंक मार 25%। बहुत सिंपल सा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक के पास गया, 1 करोड़ रुपए मांगे, उस पर 25% अगर मैं दूंगा तो 25 लाख रुपए साल का सिर्फ सूद कैसे दूंगा मैं? तो ये हमें ये समझाना था, जो बहुत अच्छे तरीके से फेडरेशन ने समझाया, जो 22 से गिर के 12 पे आया, लेकिन अभी भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए, जो कि बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट होना चाहिए। सिंगल डिजिट का मतलब ये 12, 9 हो जाए, 9.5 हो जाए, लेकिन ये कि अगर वो 9.5 होगा तो ये बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। वो भी बैंक मार्केट अभी भी 3% है, यानी 9% भी करते हैं, 10, 11, 12% का सूद आपको देना होगा। अब इसी तरीके से जो हुकूमत है, 2 तरफा फायदा होगा। हुकूमत ने जो कर्जा लिया हुआ है मुकामी, उसके ऊपर जब आपका सूद कम होगा, उसकी मद में जो अरबों रुपए 9,700 अरब देने थे वो घट के अब हो गया है 8,200 अरब। अगर सूद और कम कर दिया तो आपका बोझ और कम हो जाएगा। बोझ और कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, फयाज साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो पर आए। वेलकम बैक। तो भाई गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में बंदा किस किस चीज़ पर बात करे और ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिस पर बात ना की जाए। तो आज हमने सोचा कि बात करते हैं कि गर्मियों में आप अपनी एनर्जी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, गर्मियों में आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, गर्मियों में अगर किसी को शुगर है, कोई शुगर पेशेंट है, तो वो कौन से जूसेस का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब थके हारे आप घर से वापस आते हैं, चाहे आप एसी वाली गाड़ी में बैठकर आ रहे हों, चाहे आप किसी रक्शे में आ रहे हो, टैक्सी में आ रहे हो, जिस कन्वेंस से भी आप घर वापस आ रहे हो, लेकिन गर्मी होती है, गर्मी का एहसास जो है वो आपको हर जगह सताता है और एनर्जी डाउन हो रही होती है। तो भाई ये तमाम तर फ्रेश जूसेस जो कि गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बारे में सबसे बेहतरीन तौर पर हमारे वो शेफ्स ही बता सकते हैं जो इनको बनाते हैं, जिनको इनके इंग्रेडिएंट्स का पता होता है, न्यूट्रिशंस का पता होता है कि कौन सा जूस जो है, कौन सा फ्रेश जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए हमने शेफ्स को इनवाइट किया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ समीन मुइज़ और उनके साथ हैं शेफ़ सबीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? अच्छा जी, चलिए जी, दोनों शेफ्स हमारे साथ हैं, दोनों बड़ी प्यारी प्यारी सी शेफ्स लग रही हैं और गर्मियों का मौसम है। तो सबसे पहले जो है वो मैं बात करती हूँ सबीन फातिमा से। अच्छा, आप बताएं कि आपकी रूटीन क्या होती है गर्मियों में, आप क्या करती हैं और किस तरह के जो फ्रेश जूसेस हैं वो आप रेकमेंड करती हैं?
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका, थैंक यू सो मच। Yes. अच्छा, गर्मियों में इस तरह से होता है कि देखिए गर्मियों में हम प्लान करते हैं कि हमें फ्रूट के साथ फ्रेश जूस जो है वो किस तरह से हमें घर में बच्चों तक पहुंचाने हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समझ लें, जिम्मेदारी समझ लें, वो बच्चों की होती है। तो बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचाने का हमारा एक प्लान होता है कि जो हम फ्रेश जूस होते हैं उसमें हम नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो हम शामिल करते हैं। जैसे कि लाइक तरबूज अगर बच्चों को खाने को कहो तो वो बड़ा अवॉइड करते हैं खाने में। तो हम उसको फिर मैं ख़ास तौर पे, हम की बात ये कि मैं उसको ख़ास तौर पे इस तरह रिकमेंड करती हूँ कि उसका कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना लेते हैं हम, लाइक लस्सी बना ली कि भाई बच्चों को लस्सी अगर पसंद है तो हमने उसको लस्सी के फॉर्म में बना के उनको दे दिया, या फिर अगर वो खाली उसको जूस के तौर पे पीना चाह रहे हैं तो वो वैसे पी लें। तो मैंने अभी एक नई रेसिपी ट्राई भी की और खैर ये बहुत ज़्यादा चल भी रही है कि तरबूज की लस्सी, ठीक है, तरबूज की लस्सी की रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ कि तरबूज की लस्सी इस तरह से कि तरबूज लेना, तरबूज की लस्सी, वाह वाह, जी जी, तरबूज की लस्सी में ये कि 2 कप हमें तरबूज लेने हैं बगैर बीज के, उसके साथ आधा कप हमने दही लेनी है, साथ में हमें उसमें थोड़ा सा काला नमक शामिल करना है, शहद या आप चीनी भी ले सकते हैं। सही, क्योंकि शहद अब इसलिए क्योंकि उसमें मिठास थोड़ी कम होती है और चीनी आपको पता है आर्टिफिशियल शुगर बनती है तो इसलिए उसमें ज़्यादा होती है। सही, तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके और उसकी हम लस्सी बना के और उसको बच्चों तक, हम बड़ों तक, आप जैसे आपने कहा कि बाहर से आने के बाद सबसे पहले होता है कि ठंडा पानी पिएं, जबकि मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि जब आप बाहर से आते हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट आप जो है थोड़ा वेट करें, उसके बाद आप सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें, देन पानी का इस्तेमाल करें या किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो वो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आपको रुकना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मुख्तसर सी, अब क्योंकि हमारे साथ एक और शेफ भी बैठी है तो वो भी अपनी चीज़ों का सबीन बिल्कुल बताएंगी। जी जी। तो इसके साथ ही जैसे अब आम आ रहा है, तो आम में जो है वो एक कहते हैं आम की मिठास और नींबू की खटास, दोनों चीज़ों को अगर हम शामिल करते हैं और साथ में अगर उसके सोडा हो तो सोडे की चमक, जी, तीनों चीजें जैसे आम की मिठास और नींबू की खटास और सोडे की चमक, वाह वाह, तीनों चीजों का जी, तीनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बहुत अच्छा है कि हम आम का गूदा लेते हैं और उसको ग्राइंडर में शामिल करते हैं, डालते हैं, उसके बाद हम उसके साथ हम क्यूब्स लेते हैं, तकरीबन 1 कप के करीब आपने बर्फ के क्यूब्स ले लिए, लेमन जूस ले लिया 1 टेबल स्पून, उसके साथ आपने उसमें सोडा डाला या प्लेन वाटर शामिल किया। सही, जब आपने उसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद जो है आपने उसमें हल्का सा चाट मसाला शामिल किया। सही, ये हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि हमारे पास देखिए जैसे बाहर आपने देखा जगह जगह पे ठेले लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हाइजेनिक फूड का भी बहुत ख्याल किया जाए। हाइजेनिक फूड इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए अब गर्मियों में ऐसा होता है कि हम खुद भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम रुक के कोई वो सत्तू का कोई जूस पी ले, कोई शरबत पी ले, लाइक कोई गन्ने का जूस पी लें, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि हम वो चीज़ जो घर में अपने हाथ से बना रहे हैं कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा जी, हमारे साथ समीन भी मौजूद है। समीन, ये बताइए सबसे पहले आप कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करती हैं आप, और मतलब हाउ यू बिकम शेफ, ये सारा कुछ ज़रा बताएं। अभी क्या एक्टिविटीज़? एक्चुअली मुझे इस फील्ड में आए हुए अराउंड 22 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। स्टार्टेड फ्रॉम मसाला चैनल, हम टीवी डिफरेंट जगहों पे मैंने काम किया, ट्रांसमिशन की, फूड फ्यूजन के साथ मैंने एसोसिएशन के अराउंड 6 इयर्स वहाँ पे मैंने बैक कैमरा एज अ शेफ काम किया। उसके अलावा डिफरेंट ट्रांसमिशन की डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, और राइट नाउ आई एम रनिंग माई ओन कैफ़े, GT कैफ़े एट बड़ा बुखारी फेज 6। सही, तो ये जो आपका कैफ़े है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोग समर्स में किस चीज़ के लिए आ सकते हैं? एक्चुअली सब बेसिकली फास्ट फूड हमारे पास है, हमारे पास देसी बहुत अच्छा फूड है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो GT कैफ़े की स्पेशलिटी है, वो है हरी मिर्च कीमा विद पराठा, जो हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आई बिलीव कराची में कहीं भी नहीं मिलती। सो GT कैफ़े की जो कहना चाहिए
एक ट्रेट कह लें या एक वर्ड कह लें कि जी ये है जो जीटी कैफे का लाजमी खाना अगर आना है तो वो हमारा हरी मिर्च कीमा है। ड्रिंक्स के हवाले से जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि आज का टॉपिक जूस है, जूसेस हैं, तो बेसिकली गर्मियों में हमेशा वो इंग्रेडिएंट्स ऑप्ट करने चाहिए जो कि जिनकी तासीर ठंडी हो। फॉर एग्जाम्पल आप मिंट ले लें, मिंट की तासीर बहुत ठंडी है। अगर आप और इसको डिटेल में ले जाएं, जैसे तरबूज का जिक्र उन्होंने किया, आम का जिक्र किया, तो आम तरबूज की लस्सी का जिक्र किया इनफैक्ट, लेकिन आम का जिक्र किया तो आम से ही मैं आपको अगर एक रेफर करूँ तो कच्चा आम जो कैरी होती है उसका बनता है पन्ना, और पन्ना इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर टू कंट्रोल योर हीट। और ख़ास तौर पे इंटीरियर्स के जो इलाके हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पन्ने का जूस बनाकर, पन्ना ये होता है कि कैरी होती है, चीनी होता है, नमक होता है, उसको आप तवे पे रोस्ट करते हैं, फिर चीनी और नमक मिक्स करके उसका एक जूस बनाते हैं, और फिर आप पानी और बर्फ़ के साथ उसको मिला के मिक्स करके पीते हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप एडजस्ट करते हैं शुगर और नमक, तो वो बहुत अच्छा होता है, आपके लू से बचाता है, आपको बहुत अच्छी एक एनर्जी देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये एक सब्जी है, एक तरह का फ्रूट है जो कैरी है, तो वो उसकी तासीर बहुत ठंडी है। आपको सबसे बड़ी बात ये लू से वो बचाता है। तरबूज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा मिंट का इस्तेमाल, जितनी भी मिंटी ड्रिंक्स हैं वो हमारे कैफे में भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ना इस बारे में बात करते हैं कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, और बहुत सारे लोग, अब आई डोंट नो ये मिथ है या ये बिल्कुल ठीक बात है कि जूसेस जो हैं वो आपकी स्किन की जो रिजुविनेशन है, स्किन की जो क्वालिटी है, स्किन का आपका जो कलर है वो बेहतर करते हैं। इज़ इट ट्रू? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप फ्रूट का इंटेक लेते हैं इन टर्म ऑफ दिस, अगर आप वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल मिंट हो गया, फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें हो गई जो क्यूकम्बर के जूसेस बनते हैं, वो आपकी ऑब्वियसली आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो तो करेंगे। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ग्लो करेंगे। अब आपने अगर एप्पल जूस ले लिया, अगर आपने एप्पल को कर लिया, तो वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपको वर्कआउट करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी जो हमारे पास इस वक्त जो हम आर्टिफिशियल जूसेस की तरफ जा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि हम उसको थोड़ा सा कम करें और देसी की तरफ ज़्यादा आएँ। लाइक शी सेड, सत्तू इज़ अ वेरी कॉमन, आप घर में भी बना सकते हैं। आलू बुखारे का शरबत आप घर में बना सकते हैं। इमली का शरबत जो कि एक बहुत ओल्ड थॉट्स है, इमली को आप पानी में भिगो कर उसके अंदर चीनी ऐड करें, आलू बुखारे ऐड करें, वो बहुत ठंडा तासीर करता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी गर्मी को कम करती हैं और आपको समहाउ आपको सेव करती हैं, समहाउ आपको कहीं ना कहीं सेव करती हैं। इसका फ़ायदा आपको ही होता है। इनफैक्ट जब आप इस तरह की इंटेक रखते हैं रोज़ाना, तो फिर आपका जो थोड़ा सा एक कहना चाहिए ना कि जहनी तनाव, वो भी कम हो जाता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा सवाल वही है जो आप लोगों का सवाल है कि भाई स्किन की खूबसूरती के लिए कौन सा जूस होता है, क्या कोई जूस होता है फ्रेश जूस? इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जूसेस की और फ्रेश जूसेस जो हैं वो गर्मियों में किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए, किस टाइम पर जो है ये फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या सुबह नहार मुँह ये फ्रेश जूसेस जो है वो शामिल करने चाहिए नाश्ते से पहले, या फिर जब आप ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी घर वापस आते हैं तो दिन में आपको फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इसका इस्तेमाल जो है वो शाम में किसी टाइम पर आप कर सकते हैं? कब किस टाइम पर ये जूसेस आपको फ़ायदा देते हैं? हमारे शेफ्स बैठे हुए, इनसे पूछते हैं। समीन, आप बताइए कि जूसेस की जो इंटेक है वो मतलब पर डे 2 ग्लास आप रखें या 1 ग्लास रखें, या क्या मतलब करना चाहिए? या बहुत सारे लोग इस तरह से भी बताते हैं कि सुबह तो हम जो है वो लेट्स सी आम का जूस पी लेते हैं, शाम को जो है वो हम कुछ ऑरेंज में पी लेते हैं, तो ये कोई फ़ायदा होता है? ये मुख्तलिफ देखिए, जूसेस की अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा इंटेक नहीं अच्छा होता आपकी बॉडी के लिए, बिकॉज अगर आप फ्रेश फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो उसके अंदर भी शुगर्स तो हैं, ग्लूकोज तो हैं, ठीक है। वो आप, उससे बेहतर ये कि आप एक दफ़ा में फ्रूट्स काट के खा लें और एक दफ़ा में आप स्मूदी बना लें, या आप उसको अपने इस्तेमाल, क्योंकि जूसेस जब बनते हैं तो फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है। सही। और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत टू मच शुगर्स बहुत अच्छी नहीं होती। तो ट्राई टू बैलेंस योर डाइट। ऑब्वियसली मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप दिन में 3 ग्लास जूस पी लें, बिल्कुल भी नहीं। एक भी इनफ है आपके लिए, और उसमें शुगर्स भी बहुत मेंटेन्ड हो कि आपकी शुगर लेवल ज़्यादा ना हो, क्योंकि आजकल इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं कि आपको उनको भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से ये आपको बैलेंस करनी होती हैं। अच्छा जी, सबीन आप बताइए
कि ये किस तरीके से हम जूसेस को गर्मियों में अपनी इंटेक में शामिल कर सकते हैं, और जो जूसेस हैं उनमें कौन सा होता है जो आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, आपको एनर्जाइज रखता है, और आपको फील होता है कि नहीं मेरी स्किन की क्वालिटी इस जूस को, इस फ्रेश जूस को पीने से जो है वो बेहतर हो रही है, मुझे बेहतर फील हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, फ्रेश जूसेस, जो कि स्किन पे रिएक्शन भी करते हैं। तो अगर जूसेस आपकी स्किन पे रिएक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा भी तो दे रहा होगा ना कोई ना कोई। तो गर्मियों में स्पेशली कौन से जूसेस स्किन के लिए बहुत बेहतर होते हैं? देखिए, गर्मियों में जैसे कि सर्दियों के सीज़न में फ्रूट आता है या सब्जी आती है, हाँ। जैसे गाजर है, चुकंदर है, या बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो सर्दियों में आती हैं, हम सर्दियों में उसको अवेल करते हैं। और इसी तरह गर्मियों में जो सीजन का जो फ्रूट होता है, जैसे अभी समीन ने बताया ना कि कच्चे आम का पन्ना बनता बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। कच्चे आम का जो पन्ना बनता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, हाँ, और अच्छा, घर में अगर कोई इसको बना रहा है तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी रेंज से बाहर होती हैं, हमारे किचन की दस्तरस से बाहर होती हैं। उसमें ये कि जैसे इन्होंने बताया कैरी का, इसी तरह से अगर हम गुड़ लेते हैं, क्योंकि गुड़ तो ऑलमोस्ट सबके घर पे ही मौजूद होता है, तो सुबह फजर के टाइम पे आप जैसे नमाज के लिए उठते हैं, गुड़ को हमने भिगो दिया एक मिट्टी के प्याले में, और उसको भिगोने के बाद हमने लंच के टाइम पे उसको छानने के बाद हमने उसमें तुख्मे बलंगा शामिल किया, 1 टेबल स्पून, जी तुख्मे बलंगा शामिल किया, और साथ में उसमें शामिल किया लेमन जूस। वो आपकी फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि आपको खुद महसूस होगा कि आप जैसे लाइक गन्ने का जूस पी रहे हैं, बजाय इसके कि आप बाहर जाके मशीन से निकलवा के उसको पीते हैं। तो आप अगर उसी चीज़ को, उसी रेसिपी को घर में फॉलो करते हैं, कि मैं दोबारा जैसे बता देती हूँ कि गुड़ लेना है, गुड़ को मिट्टी के प्याले में भिगोना है, उसके साथ तुख्मे बलंगा 1 टेबल स्पून वो भिगो के रख दें, और जब उसको छानने के बाद उसमें क्यूब्स और साथ में थोड़ा सा जो है लेमन जूस वो शामिल करके, और ठंडा, अच्छा सा ठंडा वो आप पियेंगे तो ना उससे आपका गला ख़राब होगा, ना उससे आपको कोई पैचेस पड़ेंगे, ना आपको और कोई बॉडी रिएक्शन होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि वो ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें ठंडी हैं। अच्छा, और ड्रिंक्स की जो बेस है ना वो भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक ही है। लेमन जूस बहुत अच्छा आपको एक फ्रेश फील देता है, मिंट होता है, फ्रेश फील देता है, सॉल्ट है या फिर काला नमक है, सही, यही बेसिक चीजें हैं जिसको आप ऊपर नीचे करके अपनी बहुत अच्छी जो ड्रिंक्स हैं वो घर में। देखिए, फ्रूट का भी एक चीज मैं और भी शेयर कर देती हूँ कि जैसे तरबूज का बहुत चल रहा है, काफी अरसे से हम सुन रहे हैं कि उसमें इंजेक्शन से उसका कलर जो है, कलर फूड जो है ना शामिल किया जा रहा है। उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जब भी हम फ्रूट घर पे लेके आए, उसको काटने से पहले और काटने के बाद दोनों टाइम पे आप उसको 2 से 3 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। अच्छा। अगर उसमें कलर फूड शामिल होगा, फूड कलर शामिल होगा, तो वो वैसी ही आपको नजर आ जाएगा। और अगर वो ओरिजिनल होगा तो उसमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कंप्लेन आपको नजर नहीं आएगी, कंप्लेन नजर नहीं आएगी। अच्छा, जो हम ये जूसेस वगैरह की बात करें ना, ये वैसे भी आपके जो एक होता है ना कि मूड को ठीक करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि गर्मियों में कहते हैं ना आप ठंडी दही खाएं या आप ऐसी चीज़ें खाएं जो ठंडी हों, तो ये बड़ा इम्पैक्टफुल है कि अगर आप गर्मियों में वाकई ठंडी ग़िज़ा खाते हैं, यानी अगर आप गर्मियों में आ रहे, धूप से आ रहे हैं, या 4 बजे के टाइम पे अभी आप घर वापस आ रहे हैं और आपके सामने कोरमा, बिरयानी, ये सारी चीजें रखी हुई हैं, और उसी के पैरेलल खिचड़ी रखी हुई है, दही रखी हुई है, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप खिचड़ी और दही ही खाएं। लाइट फूड जो है वो गर्मियों में लाइट फूड ही आप प्रेफर करते हैं, हाँ। हम खाना खाएं, हम मशरूबात, ड्रिंक्स ज्यादा लें, दही इज लाइक वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सब कुछ है। दही आप इंटेक बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने खाने के अंदर, और उसके अलावा दही की भी बहुत सारी दही है, या फिर बात वही आ जाती है ना कि ऐसी चीजें, खिचड़ी है, कोई लाइटर ग़िज़ाएं हैं, हाँ, कहते हैं ना कि लस्सी पीने के फौरन बाद नींद आ जाती है, और गर्मियों में आती है, गर्मियों में वाकई लस्सी पीने से नींद आती है। ये जो हमारे अभी जो पन्ने की जैसे मैंने एक बात बताई है, पन्ना जो है आप इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं, और ये आपका बहुत लंबे अरसे चल जाता है। अच्छा, ये बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं? आप कर लें, आप इसको स्टोर कर लें। आपको जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आते हैं, हम जब स्कूल से आते थे तो हमारी अम्मी हमारे लिए वो जग में बना के रखती थी पन्ना, कि बच्चे आएंगे गर्मी से तो उनको और टू मच बर्फ ना हो, बहुत ठंडा ना हो, गले खराब ना हो, तो उसको अम्मी बहुत मीडियोकर उसके ऊपर, और उसके अंदर हल्का सा
मुझे याद है ज़ीरा पाउडर जो होता है ना वो हल्का सा डाल लिया करती थी फॉर टेस्ट। अच्छा, तो ज़ीरा की भी तासीर ठंडी होती है और ज़ीरा भी जो है इट्स वेरी गुड इन ड्रिंक्स, हमारी ट्रेडिशनल जीरे की तासीर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ठंडी होती है। अच्छा, इसमें और ये होता है कि मुझे पुदीना कभी कुछ ऐसे जहन में आ रहा है कि पुदीना जो है वो शायद आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि उसका पुदीने का पानी या कुछ ऐसा कुछ होता है। तो पुदीने का पानी का ऐसा होता है कि जैसे डायरिया की बहुत कंप्लेन होती है गर्मियों में कि आपको डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें डायरिया के लिए बहुत बेस्ट है, या खुदा ना खास्ता उल्टियां हो रही हैं तो उसके लिए पुदीना, एक बड़ी इलायची और 1 कप पानी, उसको पका ले। पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो वो आप उसको इस्तेमाल करें, तो जो आपको डायरिया हुआ है वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर करता है बनिस्बत एंटीबायोटिक के। आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएं, आप पुदीने का जो है, और साथ में उसमें चाहें तो थोड़ा सा आप जीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप पुदीना और बड़ी इलायची दोनों को पका के उसको ठंडा कर लें। सही, ठंडा करने के बाद उसको पिए, उससे काफी, जिस तरह ये बता रही हैं, आई प्रेफर सौंफ विद पुदीना एंड बड़ी इलायची। अच्छा, डायरिया वगैरह के लिए सौंफ जो है वो पेट के सारे मामलात को बहुत अच्छे से वो करती है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करूंगी कि अंडे की जो सफेदी होती है, अंडा जब हम तोड़ते हैं तो अंडा तोड़ने के बाद हमने जर्दी अलग कर ली और उसकी सफेदी ले ली। सफेदी में हम जो है 1 आधा चम्मच चीनी शामिल करें, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद उसमें बहुत सारा सा झाग आ जाएगा, झाग को आप रिमूव कर दें और उस गिलास को आप 6 महीने के बच्चे से लेके और 60 प्लस तक आप आराम से बच्चे किसी लोगों को दे सकते हैं। सही, उसकी तासीर ठंडी भी होती है, उससे साइड इफेक्ट भी नहीं होते और वो उल्टी और मोशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी होता है, खवातीन का अमूमन आपको पता है प्रॉब्लम्स होती है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, एलर्जी हो जाती है, मीट खाने से एलर्जी हो जाती है। तो ये उन खवातीन के लिए भी बहुत अच्छा है जो इस कंडीशन, इस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, खास तौर पे गर्मियों में, तो वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगी कि तमाम चीज़ें जो है वो आप दिन के टाइम पे असर से पहले, क्योंकि जैसे ही दिन चढ़ता है चीज़ें आपको हजम करने में प्रॉब्लम होती है। चाहे आप वो फ्रेश जूस इस्तेमाल कर रहे हो, देन आप उसको खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करें वो असर से पहले इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो वर्किंग है उसमें तमाम चीज़ें हजम हो जाएं। सही, चले जी, तो आज हम जूसेस के ऊपर बात कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो हमारी बातें चल रही हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई बिजली का बिल आधा कैसे किया जा सकता है। अब ये तो एक ट्रिक है कि आप अपने बिजली का बिल आधा कैसे करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसने ऑलरेडी कुछ पैसे जो है वो कम कर दिए हैं बिजली के बिल पे। मगर बिजली का बिल फिर गर्मियों में तो जू का तू ही रहता है, क्योंकि गर्मियों में एसी भी चलते हैं, पंखे भी चलते हैं। लेकिन आप खुद अपना बिल कैसे अदा करेंगे ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हम बात करेंगे कि बिजली का बिल आधा कैसे किया जा सकता है, और कोई शॉर्टकट भी नहीं मारना, कोई गलत काम भी नहीं करना, लेकिन बिजली का बिल आधा करना है। मगर कैसे, इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जर्नलिस्ट हैं फहमीदा यूसुफी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम सब लोग अपने दिल की बातें करने जा रहे हैं कि भाई बिजली का बिल आधा कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करती हूँ, आप बताएं कि बिजली का बिल आधा कैसे किया जा सकता है। हमने बिजली चोरी भी नहीं करनी, हमने बिल के साथ कुछ छेड़खानी भी नहीं करनी, लेकिन हमने बस एहसास करना है, और इस एहसास के साथ कि हमारी बिजली का बिल आधा हो जाए, ये कोशिशें सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। कैसे करें? ऐसे करें कि ज़ाहिर है कि जो एक्स्ट्रा बल्ब हैं उनको बंद करें। माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें। फ्रिज जो है उसके लिए आपको पता है एक बड़ा सोशल मीडिया पे भी चलता है कि 6 to 11 आप उसको बंद करें। और इसके अलावा जो एनर्जी सेवर्स हैं उनको आप चेंज करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है वो सोलर पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप सोलर पे चले जाएं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों की लाइफ में जो है अफरात-ए-ज़र वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना, हम किसी चीज़ की कोई कदर या केयर करते ही नहीं है, तो ये बिजली की भी नहीं करते। तो ये है कि आप जो है एक्स्ट्रा, क्योंकि उससे एनर्जी भी सेव होगी, आपका बिजली का बिल भी जो है वो सेव होगा। इस्त्री का टाइम जो है वो अपना बना लें, फ्रिज का वो कर लें। ये तो जो नॉर्मल वो हैं, आप ये नॉर्मल टिप्स हैं छोटे छोटे, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे भी और हम सबको ही पता है ये सब वायरल। ये नॉर्मल टिप्स हैं,
हैं फहमीदा, लेकिन मसला सारा ये है कि इन टिप्स को फॉलो तो कोई करता नहीं है, लेकिन बिजली के बिल जो है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। सब ने एसी में बैठना है, सब ने जो है वो मज़े से बैठ के मूवीज़ देखनी है, अलग अलग रूम्स में जाना है, किसी ने कोई एहतियात नहीं करनी। तो ये थोड़ा सा बताएं ना कि मज़ीद किस तरह अवेयरनेस जनरेट करें कि हम बिजली का बिल आधा करें और अपने घर वालों की मदद करें, खुद अपनी मदद करें, ताकि हमारे बिजली के बिल जो है वो कम हो जाए। अपने तौर पे तो हम कोशिश कर सकते हैं ना कि भाई अपने तौर पे हम जो पीक आवर्स हैं, जो कि आपके बिजली के बिल आने के जो पीक आवर्स होते हैं, उस टाइम पर हम बिजली कम जला लें। नहीं, असल में बात ये है कि ये तो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तो स्टेट अवेयरनेस कोई कंपेन होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके हमारे जो हैं वो कुछ हमें एक थोड़ा बहुत पैसे कम हुए हैं, वो टैरिफ है, लेकिन वो भी देखते हैं कि वो कितने अरसे के लिए है। अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि वो कितने अरसे के लिए रिलीफ है, बट अगेन जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जिस तरह का वो है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने घर के स्विच और वो बंद कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रीट लाइट्स का क्या करेंगे, आप शॉपिंग सेंटर्स का क्या करेंगे? स्ट्रीट लाइट्स का बिल तो हम नहीं पे कर रहे ना, स्ट्रीट लाइट का बिल तो कहीं और किसी और की जिम्मेदारी है, बट हम वी कैन स्विच ऑफ ऑन आवर बटन्स ना, हम लोग अपनी लाइट्स तो ऑफ कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी मुसीबत तो खत्म कर सकते हैं। और देखिए उससे इंटरेक्शन भी आपका अच्छा हो सकता है कि अगर आप जो है वो 2 एसी चलाने के बजाय अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 एसी चलाएं। सही। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हमारी तो एक वास्ट जो पब्लिक है वो तो एक फैन भी अफोर्ड नहीं कर सकती और इस कदर लोड शेडिंग होती है। तो ये सारे मैटर्स भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर आप जो है वो कर सकते हैं तो मैं यही फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो कह रही हैं कि अपने बटन्स ऑफ करें, तो आप देखें कि कहाँ कहाँ पर आप वो स्विच ऑफ कर सकते हैं और कैसे जो है वो उसको अपनी लाइफ को और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो एनर्जी ही नहीं सिर्फ सेव होगी, आपका बिजली का बिल भी सेव होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीक आवर्स में आपको जो इश्यूज हैं वो आपने सॉर्ट करने हैं। और दूसरा, अपने बच्चों को भी आपने सिखाना है कि अब किसी रूम से बाहर आ रहे हैं तो वो फैन लाइट्स जो है वो ऑफ करें। और नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि जो है वो हम स्विच ऑन ही रखते हैं, बिल्कुल स्विच ऑन ही रखते हैं जिस तरीके से। बिल्कुल, बस आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि आप लोगों के घरों में क्या होता है, आप लोग बिजली कैसे सेव करते हैं, या आपके घर में जो बच्चे मौजूद हैं वो कितनी बिजली जो है वो ज़ाया करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे और पैनलिस्ट भी मौजूद है, सबीन भी मौजूद है। सबीन भी मौजूद है। ये बताएं भाई, आप बड़ा मुस्कुरा रही थी जब वो कह रही थी बिजली पे कुछ पैसे कम हुए हैं। सही है, हम सब दुखी हैं बिजली के मामले पे, हर शख्स का दुख एक जैसा है, मतलब वो ये वो वाली बात है, सबका गम एक जैसा है। लगता है लोगों को कि अवाम इज उल्लू एंड अवाम इज लाइक हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। 50 रुपए बढ़ा के 7 रुपए कम करना इट्स कौन सी रिलीफ है? आई मीन सही। दूसरी बात ये कि मतलब मैं ये सवाल पूछती हूँ हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कि हमेशा अवाम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, अवाम ही क्यों लाइटें बंद करे, अवाम ही क्यों एसी बंद करे, और अवाम ही क्यों हमेशा घटे हुए घरों में रहे और उनके पास लाइट्स भी ना हो, उनके पास कुछ भी ना हो, आपके पास सब कुछ हो। आप एक कमरे में भी बैठे होंगे तो वहाँ पे 4 स्प्लिट्स लगे हुए होंगे। द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज कि क्यों हमारी हुकूमत जो वो ऑफर्स कबूल नहीं करती जिसपे आपको दुनिया के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमें ऑफर करती हैं। भाई अब तो एक आप हमसे बिजली ले है ना, इशू तो ये है ना सबीन के, लेकिन ये कि हुकूमत ने तो नहीं करना, ठीक है। हाँ, अब हम खुद कैसे अपने बिजली के बिल कैसे कम करें ना। तो पॉइंट इज दिस कि भाई ये बताएं आप क्या कर सकती हैं आप अपने घर का बिल कम करने के लिए? बस चीखो पुकार कर सकते हैं घर में, ये लाइट ऑफ करो, ये लाइट ऑफ कर दो, वो लाइट ऑफ कर दो, एसी कम चलाओ, 2 घंटे एसी चलाओ, हम तो यही कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरा दिन यही हो रहा होता है, हमारे घर में यही हो रहा होता है, पूरा दिन हो रहा था, पूरी रात भी हो रहा था, नींद में भी ख्वाब में स्प्लिट आधा चल रहा होता है, आधा बंद हो रहा था, क्योंकि बेसिकली हमें इतना चलाना है, हमें इतना जकड़ा कि हम बेसिक नेसेसिटीज से बाहर ही नहीं आ पाते, हम उन्हीं उलझनों में फंसे रहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हम उन बेसिक चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो सही, ऑब्वियसली तो बस इन बेसिक बुराइयों से बाहर निकलने के लिए आज हमने ये सोचा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको बताएंगे कि अपने तौर पे कैसे बिजली का बिल कम किया जा सके। भाई अगर किसी घर में 3 रूम्स में एसी हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो तीनों रूम्स में एसी चल रहे होते हैं, वो भाई एक रूम में एडजस्ट हो जाएं लोग, ताकि वो जो लोड है, वो बाकी जो प्रेशर पड़ रहा है, जो ट्रिप हो रहा है, जो लोड शेडिंग हो रही है, जो वोल्टेज नहीं आ रहे, वो थोड़े कम हो जाए। लोग अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत सिविक सेंस रखते हुए ये चीजें कर सकते हैं। असल में अगर एक रूम में सब एक शेयर कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि प्राइवेसी भी शेयर हो जाएगी। प्राइवेसी, हाँ, यही डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हैं। प्राइवेसी कि एल्डर लोग, हाँ बिल्कुल, बुजुर्ग भी होते हैं। देखिए पहले जमाने में भी नहीं, पहले टाइम पे भी ऐसा होता था
कि पहले भी बुजुर्ग होते थे, जैसे आज बुजुर्ग है ऐसे पहले भी बुजुर्ग होते थे, लेकिन ये है कि क्योंकि अब आपके दिलों में गुंजाइश ही नहीं है कि आप एक जगह होकर बैठे हैं। अब आप कोविड से एक चीज एग्जाम्पल है हमारे पास, कोविड बहुत ज्यादा कि कोविड में क्या हुआ कि कोविड में ऐसा हुआ कि सब एक जगह एक ही घर पे एक ही दस्तरखान पे, खाने को जाया नहीं करना, जाया कर दिया तो बाहर से आएगा कैसे, बाहर अप्रोच कौन करेगा, फिर आपने वही नमाजें पढ़नी है, वही कुरान पढ़ने, वही आपस में डिस्कशन करनी है। जो लोग बात नहीं करते थे आपस में, वो आपस में बात कर रहे हैं। और इतनी खवातीन हमारी ऐसी हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया, मैं तो कहूँगी सोशल मीडिया को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि आज वो उस सोशल मीडिया से अर्न कर रही हैं, सोशल मीडिया से अर्न कर रही हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल की बात की, मुझे इस बात पे भी हंसी आ रही थी। आप कह रही है बिल आधा कर दो, मैं कहा आधा कर दो, कौन सा आधा कर दो, फाड़ के आधा कर दो। आपका दिल करे आप भरने के बाद उसको आधा कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वरना फिर ये ना कि हमारी बिजली कट गई है। आधा वैसे आधा भरने के बाद हो जाता है जब आप भरने बिल जाते हैं। और आज आपने बिल की बात करके मुझे, मैं वैसे ही रात से टेंशन में थी कि 10 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा, हमारा 25 को आता है और 25 आई गेस 25 हमारी बिजली की बिल की लास्ट डेट होती है ना, और उससे पहले जो है वो आपका दिल धड़क रहा होता है जब बिल आएगा। यकीन करें इतनी फिक्र रिजल्ट की नहीं होती थी जितनी बिजली के बिल की होती है। और मैं ये सोच रही होती है जितनी मैंने जो है रूम्स में बैठ के जो है वो एसी चलाया है, जितनी मैंने यहाँ पर बिजली कंज्यूम की है, अब महीने पे इसका जो हिसाब किताब होगा ना, वो क्या ये कैसे प्रॉब्लम ये है कि जो आपका बिजली का बिल आता है, हमने कभी जिंदगी में बिजली का बिल पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है अब हम सबको जो है वो रटा हुआ है कि उस पर जो टैक्स है और उसके बाद जो यूनिट्स हैं, उसके बाद जो टैक्स है, उसके ऊपर फिर जो सरचार्ज है। अब आप ये देखें, जो हम बात करेंगे हम बिजली का बिल आधा कैसे करें, हम ये सब करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेट ये है कि हम कितनी बिजली बचाएंगे और जो हमारे बिल पर जो है वो उसका कितना असर आएगा, क्योंकि उसका असर जो है मेरा ख्याल है वो 1% भी नहीं बनेगा, जो कि क्योंकि चार्जेस बचा के ना लगाए हुए हैं, बिजली बचा के हम एटलीस्ट हमारे जो घर के बड़े हैं जो हमारे घरों को संभालते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट। मगर बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं सबीन कि वो लोग क्या करती है कि वो कहती है नहीं हम नहीं रह सकते बगैर एसी के। चले ठीक है, गर्मी है, आपने दिन में एसी चला लिया, भाई शाम को तो आप एटलीस्ट गो थ्रू करें, शाम को आप वैसे कहीं बाहर। मुझे तो पता है, ये लगता है कि लोगों को मैं ये आइडियाज दूं, चले आप लोग या मैं, बाकी लोग वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो अपना स्केड्यूल डिफरेंट प्लान करते हैं, बट लोगों को ये चाहिए कि चले वो दिन में अगर घर में मौजूद हैं तो वो घर में रहें, एसी में रह लें, अपने आप को जिस तरह से वो बेहतर कंफर्ट जोन में रख सकते हैं रख लें। बट उसके बाद एटलीस्ट शाम में जब पीक आवर शुरू हो जाते हैं तो वो कहीं किसी पार्क में जा सकते हैं, किसी और जगह पर जा सकते हैं, अपनी छतों पर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। हाँ, एसी यूज करना वैसे भी नहीं अच्छा, लेकिन ये है कि जाहिर बात है इंसान को सुकून की नींद चाहिए होती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। हमारे घर में तो हम सिर्फ रात को एसी चलाते हैं जब हमको सोना होता है कि हमारे घर वैसे ही बहुत ठंडा है। सही। तो लेकिन ये कि वैसे भी फ्रेश एयर आपको लेनी चाहिए। वैसे और इसमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए कि आप तो हम तो यहाँ बैठ के एसी की बात करें ना, कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पंखे भी नहीं है, पंखे नहीं है, चलते नहीं है। और हम लोग बैठ के बिजली के बिलों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ के एसी के बारे में बात करें, कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पंखे नहीं है, उन्होंने वो गत्ता बनाया होता है या हाथ से वो पंखा झल रहे होते हैं। लोगों ने बिजली के बिलों पे खुदकुशियां की हैं, खुदकुशी की है। तो ऐसा भी देख लेना चाहिए कि आप अपने से कम लोगों को देख लें जिनके पास सहूलत नहीं, तो आप शुक्र अदा करें कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास एसी है तो फिर हम अनलिमिटेड ना हो जाए, अगर हमारे पास बिजली है तो हम उसको अनलिमिटेड ना कर दें। हर चीज को हम गवर्नमेंट पे, हुकूमत पे नहीं डाल सकते, नहीं डाल। सिविक सेंस भी कोई चीज होती है, कुछ हमारी भी मतलब हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे आप लाइक ले लें, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलेंगे, ठीक है, अब एक और मशीन आ गई कि बर्तन धुलेंगे, एक मशीन आ गई कि आटा गूंदने वाली मशीन आ गई। एग्जैक्टली, देयर आर मेनी पॉइंट्स जो आपकी बिजली कंज्यूम करते हैं। बहुत अच्छी बात मैं बीइंग शेफ, बिलीव मी, आप मेरे घर आए आपको माइक्रो ओवन नहीं दिखेगा, ठीक है, वो ये माइक्रोवेव कितनी कंज्यूम करता है, देन उसके अलावा कि वो इतना सेहत के लिए नुकसानदेह। मैं चावल गरम कर रही हूँ, चावल गरम करके दिए, मैंने प्याले के अंदर पानी गरम किया, उसमें एक बाउल में चावल रख के
चावल गर्म हो गए। सही। क्योंकि जब मैं पहले चूल्हे पे कर रही थी तो चावल पतीली में चिपक रहे थे। हाँ। तो उसका एक बेहतरीन हल था कि आपने पतीली में पानी डाला, उसमें वो बाउल रखा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा कोई सुगड़ हूँ या और खवातीन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना जब आपको पड़ता है। पता है कि बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है तो फिर जो सुगड़ नहीं भी है ना भाई, वो भी सुगड़ हो जाएगा। वो भी कहेगा भाई कोई तो इसका शॉर्टकट में ढूंढ लूं मैं, मतलब जरूरी है आटा गूंदने वाली मशीन मंगवाऊं, जरूरी है मैं जो है ना वॉशिंग मशीन से रोज कपड़े धुले। भाई आप नहीं धुलवाएं वॉशिंग मशीन से रोज कितनी खवातीन को मैंने ऐसे देखा कि रात में यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म वो मशीन में चल रहा है, टक 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 टक, मैं कह रही हूँ आवाज आती कहीं से, तो पता चला भाई वो वॉशिंग मशीन। भाई आप कब रखते हैं उसको हाथ में? लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये जरूर है कि आपको जब तक स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, और दूसरी बात ये है कि हम लोग भी बीइंग सिटीजन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारे शॉपिंग मॉल्स में आप देखें कि लाइट का बेतहाशा इस्तेमाल है, सारा कुछ है, तो वो जो लोड फैक्टर है वो सारा कुछ है। हमारे यहाँ जो बिलिंग्स के इश्यूज हैं, जो फिर वो एक ऑब्वियसली एक जर्नलिस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव तरफ और पॉलिटिकल तरफ चला जाता है। जो हमारे IPPs के इश्यूज हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, जो हमारी लॉस्ट लाइंस हैं, जिसमें हमारी बिजली इतनी ज्यादा ज़ाया हो जाती है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो उस चक्कर में जब आप एक बंदे को, जो उन्होंने बात की है अभी समीन ने, कि जो है हमारी जिंदगी जो है ना इसमें हो गई है कि उलझ के रह गई है कि हमने बिजली का बिल देखना है, गैस का बिल देखना है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो अगेन ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये इसको आप नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, सिटी लेवल पर आपको कैंपेन्स जो हैं वो चलानी पड़ेंगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं ना, जब आप किसी से बिजली के बिल की बात करें, सिविक सेंस की बात करें, ट्रैफिक की बात करें कि जी आपने खुद सिविक सेंस रखना है, तो लोग कहते हैं भाई ठीक है हम रख लेंगे, लेकिन ये काम गवर्नमेंट का भी है। तो मैं कहूँगी कि जो खवातीन अपने राइट्स के लिए निकलती हैं, औरत मार्च के लिए निकलती हैं, तो फिर वो क्यों निकलती हैं? वो फिर जो विमेन्स राइट है वो भी तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो भी तो निकलती हैं। तो आप बीइंग अ विमेन अपने घर वालों की हेल्प के लिए इस तरह निकलें कि आप अपने घर में जो एक्स्ट्रा चीजें खर्च हो रही हैं उसको कम करें और इसकी कैंपेन चलाएं। इससे आपको और आपके घर वालों को फायदा होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मजीद डिस्कस करते हैं और इन लोगों से पूछेंगे ना कितने कितने बिजली के बिल आते हैं इन लोगों के। आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। तो बिजली के बिल को आधा करने की कोशिशों और उसकी अवेयरनेस पे बात हो रही है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मरियम। सबा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। तो मेरा भी एक मसला है ना। जी बहुत शुक्रिया। जी जी बताएं। मेरा मतलब ये कि मेरे घर में 10 से 12 अफराद रहते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे, सास ससुर, नंदे वगैरह, और हमारे घर में 3 AC चलते हैं, ठीक है। पहले तो, और मेरे कमाने वाले सिर्फ मेरे एक शोहर हैं। पहले तो हमारा आराम से गुजारा हो जाता था, लेकिन अब इतना मसला हो रहा है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। और दूसरे के बिल इतने आते हैं कि बिल भरने को या तो बंदा खाना पीना कर ले या फिर बिल कर दे, तो बड़ा मसला चल रहा है। तो आपने मुझे बताया इसका क्या हल है? चलिए ठीक है, ओके सादिया, आपका जो है वो हम तक सवाल आ गया मरियम। अच्छा जी, ये पूछ रही हैं कि इनके घर में वही जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे लोग हैं, कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं। देखिए तो फिर घर वालों के वो है ना कि घर वाले इस दर्द को समझे कि जो पे कर रहा है वो कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से कमा रहा है। अगर घरों में अगर सॉरी कथा कलाम, अगर घरों में इंतकामी कार्रवाई शुरू हो जाए सास नंद की और नंद और भावच की, तो फिर उसके लिए बिजली का कम करना तो इम्पॉसिबल है। बिजली का बिल जो है या तो हम उसको फाड़ के फेंक दें या फिर उसको किस्तों पे करवा लें। मैं तो यही कहूंगी, देखिए एक कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए, कि आप जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है चीज़ों को अवेल करें। इसी तरह से जो है वो चीज़ें मैनेज भी होती हैं। मशीनरी में आप कोशिश करें कि आप, जैसे मैंने आपको बताया भी है उसमें ऑफ में, कि लोग वॉशिंग मशीन का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्त्री का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह माइक्रो ओवन का बहुत गैर जरूरी इस्तेमाल है। तो इन चीजों को आप गर्मियों में थोड़ा सा होल्ड कर दें। अभी जो कॉलर है मरियम, उन्होंने यही कहा कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो हमारे घर में 3-3 AC चलते हैं, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। कोई तो एक अदर टाइम ऐसा होता है, लॉन्च में स्प्लिट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप 1.5 टन का AC लगा रहे हैं तो एक रूम से दूसरे रूम तक कूलिंग पहुंचाने का बेस्ट तरीका, और ये हर घर में ही चल रहा है, कोई नई बात नहीं है,
कि आपने वेंटिलेशन के लिए एक फैन लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट लगाया हुआ है ताकि उसकी कूलिंग दूसरे कमरे में चले जाए। अच्छा, वो क्योंकि वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि कूलिंग के साथ साथ बातें भी दूसरे कमरे में सास बंद एक दूसरे की नहीं, लेकिन सास बहू वो भी सुन लेंगे, तो वो फिर ना उसको ना वेंटिलेशन को अवॉइड करती है, इसलिए अलग अलग तो ये तो खैर एक मजाक की प्राइवेसी होनी भी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली नहीं, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन इससे ये हो सकता है कि बिजली के बिल में बहुत हद तक कमी आ सकती है, कमी हो सकती है। चलिए, व्हाट आई मस्ट से कि जो फाइनेंस देख रहा है ना घर का, उसको बहुत ओपनली घर वालों को ये चीज बतानी चाहिए कि देखो मैं ये देख रहा हूँ, मेरा इतना बजट है और इसके ऊपर हमें इस तरह से शेड्यूल बनाना चाहिए आपने कि ठीक है आपने इस टाइम तक एसी चलाना है और जब जरूरी नहीं है तो आपने, और ये इस तरह का टॉपिक है कि इस टॉपिक पर अगर हम सारे बैठ के बातें करते रहे तो शायद बातें खत्म नहीं हो, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन ये अवेयरनेस जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से चलाते रहेंगे और इसी टॉपिक पर, इसी इश्यूज पे हम मजीद जो है एक्सपर्ट्स भी बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे कि हम खवातीन सारी मिलके बिजली का जो बिल है उसको आधा कैसे कर सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे घर वालों का जो बर्डन है, जो हमारा बर्डन है, वो कम हो सके। आज के शो का जरूर फीडबैक दीजिएगा। टाइम हो गया एंड अप। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।